हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आप सबके साथ साथ लाइव जुड़ रही हूँ। अभी कल हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी। दैट वाज नेचुरल मेथड ऑफ ओव्यूलेशन। तो मैं चाहूँगी कि आप में से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें, ताकि आज जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरा और श्योर शॉर्ट मेथड जो होता है फॉर आपके ओव्यूलेशन को जानने के लिए, दैट इज़ फॉलिकुलोमेट्री, उसके बारे में बात कर सके। तो मैं वेट कर रही हूँ आप सबके जुड़ने का, ताकि हम वो सेशन शुरू कर सकें। इससे पहले जब तक बाकी लोग जुड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप सबको कल के बारे में, नेचुरल मेथड्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से वापस से जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों, हमारी अगर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अगर आपकी 28 डेज की साइकिल होती है, तो जो ओव्यूलेशन होता है वो आपकी साइकिल के लास्ट जब पीरियड आने वाला होता है उससे 14 दिन पहले होता है। और वो लेडीज़ जो कि प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, प्लीज़ आप जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, आपके सबसे अच्छे प्लानिंग डेज जो होंगे वो आपके ओव्यूलेशन वाले दिन और उससे 1 या 2 दिन पहले सबसे अच्छे दिन होंगे आपके प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने के लिए। तो मेरे वो सारे पेशेंट्स और वो सारे व्यूवर्स जो मुझे अभी देख रहे हैं, मैं ये वापस से अपना सेशन शुरू करने से पहले ये रिपीट कर रही हूँ कि आप सब वापस दोबारा सुन लें। अगर आपने मेरी पुरानी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी हुई है, तो प्लीज़, अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अपने ओव्यूलेशन वाले दिन ही आपको कोशिश नहीं करनी है। आपको उसके 1 या 2 दिन पहले से ज़्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि आपका एग जो होता है, जो फीमेल का एग होता है, वो सिर्फ 24 आवर्स तक सर्वाइव करता है, और स्पर्म जो होता है दैट सर्वाइव्स फॉर 5 डेज। तो आपका जो फर्टिलिटी विंडो होता है दैट इज समवेयर बिटवीन 5 to 6 डेज, बट उसमें जो बेस्ट डेज होते हैं वो आपका ओव्यूलेशन वाला डे और उसके 1 या 2 दिन पहले वाले डेज होते हैं। ओव्यूलेशन के बाद के डेज आप प्लान करने के लिए नहीं सोचो, आप ओव्यूलेशन से 1 या 2 दिन पहले प्लान करने का सोचो, क्योंकि दीज आर दी बेस्ट डेज फॉर योर प्रेगनेंसी। तो वो कपल्स जो कि प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, मेरे वो सारे पेशेंट्स जो कि इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और वो सारे दोस्त जो कि इनफर्टिलिटी जिनको है या जिनको जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, वो सारे लोग इसको ध्यान से सुनें कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपका जो ओव्यूलेशन है, मैंने जो आपको कल आपके ओव्यूलेशन के कुछ नेचुरल साइंस एंड सिम्टम्स बताए थे, आप अगर उन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नोट कर पा रहे हैं, या आगे से आप अगर ध्यान देंगे, तो उन वो सारे सिम्टम्स जब आपको हो रहे हैं, तो आप उसके 1 या 2 दिन 3 दिन पहले से प्लान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोज विल बी योर बेस्ट डेज टू प्लान फॉर प्रेगनेंसी। ओके, सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जो कि है कि फॉलिकुलोमेट्री। आपको डॉक्टर्स फॉलिकुलोमेट्री लिख देते हैं। मैं भी अपने पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को लिखती हूँ फॉलिकुलोमेट्री। व्हाट इज़ फॉलिकुलोमेट्री? पेशेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि मैम फॉलिकुलोमेट्री क्यों? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभी कुछ कुछ किट्स आ गई हैं कि मैम मैं किट से चेक करती हूँ अपने ओव्यूलेशन को। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें कहना चाहूँगी कि येस, देयर आर मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अगर हमें श्योर करना है कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर आप शॉर्ट जानना चाहते हैं, तो आपको फॉलिकुलोमेट्री करानी पड़ेगी। व्हाट इज़ फॉलिकुलोमेट्री? फॉलिकुलोमेट्री जो होती है, ये अल्ट्रासाउंड मेथड है, यानी अल्ट्रासाउंड के थ्रू होती है। ये सीरीज ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें आपकी फॉलिकल की मॉनिटरिंग होती है तब तक के लिए जब तक कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो जाता। यानी कि जिनको ओव्यूलेशन हो रहा है उनकी तब तक मॉनिटरिंग होती है जब तक कि ओव्यूलेशन नहीं हो जाता। जनरली आपको 5 या 6 दिन तक मॉनिटरिंग के लिए जाना पड़ सकता है उन लोगों के लिए जिनको ओव्यूलेशन हो रहा है, और जिनको नहीं हो रहा है उनका भी समझ में आ जाता है कि फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, कि ये सारी चीज़ें आपके फॉलिकल स्टडी में आ जाती है, जो कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से होती है। एक अल्ट्रासाउंड होता है जो आप नॉर्मली कराते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड जो होता है ये आपके फॉलिकल, यानी कि आपकी ओवरी में फॉलिकल क्या होते हैं जिसमें एग्स बनते हैं। तो फॉलिकल वो चीज़ है जो एक
थिन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एग्स बनते हैं, जो आपके पीरियड्स जब शुरू होते हैं उसके कुछ दिन बाद से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं। आपके अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट कब होते हैं? जब उनकी साइज रफली 7 to 8 mm के आसपास होती है। तो हर महीने आपका एक फॉलिकल या दो फॉलिकल मैच्योर होता है, और उस जब जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होता है उसके साथ ही एग मैच्योर होता है और ओवुलेशन होता है। तो इसी ओवुलेशन को जानने के लिए फॉलिकुलोमेट्री की जाती है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और वो अगर श्योर शॉर्ट जानना चाहता है कि उसको ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये नेचुरल मेथड्स जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किए थे, वो तो एक मेथड है जो सब में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब में हो। अगर हो रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपको ओवुलेशन होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपको श्योर शॉट जानना है कि आपको ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर आपको फॉलिकुलोमेट्री रिकमेंड की जाती है। लेकिन डॉक्टर्स जनरली फॉलिकुलोमेट्री जो आपको रिकमेंड करते हैं अगर आपकी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो रिकमेंड करते हैं। लाइक अगर हम पेशेंट को ओवुलेशन इंडक्शन पे डालते हैं तो उनको फॉलिकुलोमेट्री रिकमेंड करते हैं, यानी कि आपकी फॉलिकल की मॉनिटरिंग रिकमेंड करते हैं देखने के लिए कि आपको ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जनरली ये जो स्टार्ट की जाती है, अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है तो रफली 9th डे या 10th डे से स्टार्ट करते हैं, और आपके फॉलिकल आप अपनी रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखाते हो। फिर आपके डॉक्टर आपका डिसाइड करता है कि आपको नेक्स्ट डे जाना है या उसके एक दिन छोड़ के जाना है या 2 दिन बाद जाना है। आपके फॉलिकल के साइज के बेसिस पे आपको डॉक्टर आपको बताता है कि अभी आप रुक जाओ, आज कल छोड़ के परसों चले जाओ, या फिर आपके साइज फॉलिकल के साइज के बेसिस पे आपको आगे गाइड करता है। एक रफ सा एस्टिमेट दे देती हूँ कि आपके फॉलिकल की जो साइज होती है रफली 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से बढ़ती है। तो अल्ट्रासाउंड में जो डिटेक्ट होती है वो भी रफली 7 to 8 mm के आसपास जब आता है तो फॉलिकल की साइज अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होती है। तो जब आपको हम फॉलिकुलोमेट्री के, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अपने पेशेंट को फॉलिकुलोमेट्री के लिए कब भेजती हूं, तो अगर एक पेशेंट की साइकिल नॉर्मल है तो फर्स्ट टाइम मैं अगर उसको फॉलिकुलोमेट्री करा रही हूं, अगर मैंने उसको ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन पे डाला हुआ है और मैं उसको फॉलिकुलोमेट्री के लिए भेज रही हूं, तो मैं फर्स्ट टाइम पेशेंट को प्रेफर करती हूँ कि अगर उसकी 30 डेज की साइकिल है या 32 डेज की साइकिल है तो फर्स्ट टाइम मैं उसको कहती हूँ कि एक बार फर्स्ट डे आप जो जाओ वो 10th डे या 11th डे, आप पहली शुरुआत करो 10th डे से, क्योंकि रफली आपकी सेटिंग होती है इसमें, मतलब कि कई सेटिंग्स में आपको जाना पड़ सकता है। बहुत बार आप जब जाते हो तो आपके जहाँ पे आप फॉलिकुलोमेट्री कराते हो तो वहाँ पे भी आपके पैकेजेस होते हैं। बहुत सारे लोग पैकेजेस फॉर्म में करते हैं कि आपको ये पैकेज देते हैं। अगर मैं एक मोटे मोटी बात करूँ तो एक अच्छे अल्ट्रासाउंड सेंटर में रफली इसके जो चार्ज, पैकेज के जो चार्ज होते हैं वो कुछ 2000 से 3000 के आसपास वेरी करते हैं रफली। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन एक रफ सा एस्टिमेट मैं बता रही हूँ कि रफली 2 to 3,000 के बीच में आपका पैकेज वेरी करता है, जिसमें वो रफली 4 से 5 बार आपका फॉलिकुलर स्कैन करते हैं, यानी कि आपको 4 से 5 बार उसमें वो बुला सकते हैं। उसमें बहुत लोगों को 4 से 5 बार की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। लाइक अगर आपको ओवुलेशन हो गया है तो फिर उसके बाद आपको फॉलिकुलोमेट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ये करा रहे हैं आपके ओवुलेशन को देखने के लिए। और बहुत बार ये हमें कराना होता है कि आपके फॉलिकल की साइज़ लाइक रफली 18 mm के आसपास हो गई है, तो हमें कभी कभी आपको ट्रिगर देना पड़ता है, HCG इंजेक्शन देना होता है, तो उसके लिए भी कराते हैं कि ट्रिगर हमारा इस पॉइंट पे देना है। हमारे दिमाग में होता है कि फॉलिकल की साइज इतनी हो, एंडोमेट्रियम यानी कि आपकी जो यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है रफली इतनी के आसपास हो तो हम कभी कभी ट्रिगर देते हैं पेशेंट्स को, ट्रिगर के लिए इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को। तो वो रफली 18 to
18 टू 20 mm के आसपास अगर आपके फॉलिकल की साइज होती है तो हम ट्रिगर भी देते हैं कुछ कुछ पेशेंट्स को। ज़रूरी नहीं है कि सब में दें, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में ट्रिगर भी देते हैं, तो इसलिए भी फॉलिकुलोमेट्री कराई जाती है। और उसके बाद फिर आगे देखा जाता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको तब तक फॉलो किया जाता है जब तक कि आपका उसमें ओव्यूलेशन प्रोडक्ट ना हो जाए, यानी ओव्यूलेशन डॉक्यूमेंट ना हो जाए। तो आपकी जो रिपोर्ट होती है उसमें ऐसा नहीं लिखा होता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। आप अगर खुद से अपनी रिपोर्ट पढ़ना चाहो, लाइक मैक्सिमम पेशेंट्स जो है वो अपनी रिपोर्ट खुद से नहीं पढ़ पाते। रीज़न क्या होता है दोस्तों कि आप अपनी रिपोर्ट फॉलिकुलोमेट्री की खुद से क्यों नहीं पढ़ पाते हो? क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन हो रहा है ऐसा नहीं लिखा होता है। इसलिए अभी जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुनो। अगर आपने फॉलिकुलोमेट्री कराई हुई है पहले, तो आप अभी वापस से अपनी रिपोर्ट खोलना और इस चीज़ को देखना। आप जब अपनी फॉलिकुलोमेट्री की रिपोर्ट को देखोगे तो आप देखोगे राइट साइड एंड राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, ये 2 कॉलम्स बने होते हैं। और उसके अलावा जो एक कॉलम बना होता है वो होता है आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस, यानी यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनेस का होता है। तो ये 3 कॉलम होते हैं और एक डे होता है, डे का कॉलम होता है कि कौन कौन से पीरियड के किस किस डे पे आपका किया जा रहा है। तो आपका ओव्यूलेशन कैसे आपको समझ में आएगा? लाइक आपने अगर डे 11 पे कराया फॉलिकुलोमेट्री, सपोज आपके पीरियड के डे 11 यानी अभी पिछले मेरी वीडियो में किसी लेडी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैम डे 11 का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो डेज की बात करते हैं हम, आपके पीरियड यानी कि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसको डे 1 बोलते हैं, यानी कि वो पहला दिन होता है। तो डे 11 यानी कि आपके पीरियड के दिन से लेकर 11वें दिन। तो अगर सपोज करते हैं कि डे 11 पे आपके फॉलिकल की साइज 12 mm है, आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस 6 mm है, और आपके जो एक साइड लास्ट में जो रिमार्क होता है उस तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, नील लिखा हुआ है या कुछ नहीं लिखा हुआ है। जनरली नील लिखते हैं या फिर कुछ नहीं लिखते। उसके बाद फिर आपने फॉलो किया उसको। नेक्स्ट टाइम आप जब गए तो आपने देखा कि आपकी फॉलिकल जो है वो साइज में 15 mm हो गया है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिस भी साइड का 15 mm या 16 mm हो गया है। और आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी इंक्रीज हो गई है, कुछ आप मान लो 6 या 7 mm, और आपके रिमार्क्स में आपका नील दिया हुआ है। अब उसके बाद फिर वापस आप जब फॉलिकुलोमेट्री के लिए जाते हो, मान लीजिए 2 दिन बाद आप गए और आपके जो फॉलिकल के साइज है वो 18 टू 20 mm है, आपके एंडोमेट्रियम थिकनेस मान लीजिए आपकी 8 या 9 mm या 8 टू 10 mm है, और आपके रिमार्क्स में लिखा हुआ है नील या कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब उसके बाद वापस आप जब उसके बाद जाते हो और तो आप देखते हो कि वो जो फॉलिकल की साइज इतनी बढ़ी हुई थी उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है या रप्चर्ड लिखा हुआ है, और आपका जो रिमार्क्स है उसमें लिखा हुआ है फ्री फ्लूइड। तो ये जो फ्री फ्लूइड, मिनिमल फ्री फ्लूइड, इस तरीके से कुछ लिखा होता है। तो ये जो फाइंडिंग आती है मिनिमल फ्री फ्लूइड, तो यही इंडिकेट करता है कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। तो एज सच नहीं लिखा होता है कि ओव्यूलेशन डिटेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है आपकी फॉलिकुलोमेट्री की रिपोर्ट में। तो आपको अपनी रिपोर्ट में ओव्यूलेशन कैसे पता चलेगा? ये जो लिखा होता है कि यानी कि आपका जो फॉलिकल अभी तक बढ़ रहा था साइज में, अचानक से वो रप्चर उसमें दिखा देता है, रप्चर हो गया या वो गायब हो गया। तो वो गायब हवा में तो नहीं हो जाएगा, यानी कि वो फट गया, यानी कि वो फूट गया, वो रप्चर हो गया। तो रप्चर होगा तो उसके अंदर क्या होता है, एग्स होते हैं। तो वो रप्चर हुआ तो एग्स रिलीज हो जाते हैं, तो वो एग्स डॉक्यूमेंट नहीं करता अल्ट्रासाउंड। तो ये इंडिकेशन, एक लैंग्वेज जो होती है वो ऐसे ही होती है कि फॉलिकल रप्चर हो गया और आपका जो रिमार्क्स है उसमें आपके मिनिमल फ्लूइड मिले, तो दैट इंडिकेट्स कि आपको ओव्यूलेशन हुआ। तो ये आपकी फॉलिकुलोमेट्री की रिपोर्ट होती है, जो कि आपको इस तरीके से डॉक्टर तो पढ़ लेता है लेकिन पेशेंट जो है उसको समझ में नहीं आता है। तो आप सब, अगर आपने कभी फॉलिकुलोमेट्री कराई हुई है और आपके पास पिछली रिपोर्ट है, तो इसको पढ़ने का जो तरीका है वो यही है कि आपको एक तो तब तक कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं कि उन्होंने फॉलिकुलोमेट्री कराई हुई है और बस 1-2 बार फॉलिकुलोमेट्री कराई, उसके बाद छोड़ दिया।
तो दोस्तों, एक दो बार फॉलिकुलोमेट्री कराने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि आपका फॉलिकल जस्ट आपने 10वें या 11वें दिन कराया, आपका 8 to 10 mm था, और आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस जो थी वो हार्डली 4-5 या 5-6 mm थी, और उसके बाद आपने एक बार और करा लिया, 12-14 mm हो गया, और एंडोमेट्रियल थिकनेस जो थी, एंडोमेट्रियल थिकनेस जो थी वो, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस थोड़ा सा आ गया, एंडोमेट्रियल थिकनेस जो थी वो आपकी, थोड़ा सा हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बीच में पेशेंट्स की कॉल आ गई। ओके, सो कुछ पेशेंट्स जो इस तरीके से करते हैं कि आपने फॉलिकुलोमेट्री कराई ज़रूर, बट एक दो रीडिंग ही कराई, यानी एक दो बार गए और आपने ओव्यूलेशन तक उसको फॉलो ही नहीं किया कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने वो फॉलो नहीं किया। तो फिर वो रिपोर्ट जो होती है वो फिर आपने, मुझे लगता है कि आप वेस्ट करा रहे हो। आपको तब तक फॉलो करना है उस रिपोर्ट को जब तक कि उसमें ओव्यूलेशन डॉक्यूमेंट नहीं हो जाए, और ओव्यूलेशन को डॉक्यूमेंट होने का क्या, उसको रीड करने का क्या तरीका होता है, वो यही होता है कि आपका फॉलिकल जो साइज में एकदम से बढ़ रहा था, अचानक से वो साइज अब आपको नहीं दिख रही है, और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है कि मिनिमल फ्लूइड डिटेक्टेड, ये दूसरी तरफ आपको दिख रहा है। तो ये होता है आपकी फॉलिकुलोमेट्री की रिपोर्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फॉलिकल जो है वो मेच्योर कैसे होता है, किस हार्मोन के इफेक्ट में होता है। तो आपकी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो आपके ब्रेन में होती है, तो वो एक हार्मोन होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके इन्फ्लुएंस में आपका फॉलिकल डे बाय डे मेच्योर होता है, और आप के फॉलिकल के अंदर जो एग होता है वो भी डे बाय डे मेच्योर होता है। तो ये एफएसएच के इन्फ्लुएंस में आपका फॉलिकल मेच्योर होता है, और उसके अंदर जो एग है, फ्लूइड है, तो एग भी डे बाय डे आपका उसी फॉलिकल के अंदर है, और वो भी मेच्योर हो रहा है। तो इस फॉलिकल के रप्चर का रीज़न क्या होता है कि जब आपका फॉलिकल मेच्योरिटी के पास पहुंचता है, यानी कि फॉलिकल के रप्चर मतलब कि ओव्यूलेशन, अगर आपका फॉलिकल रप्चर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। तो फॉलिकल के रप्चर का या ओव्यूलेशन का क्या रीजन होता है कि आपका एलएच बढ़ जाता है। एलएच क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपके ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच जो होता है वो एलएच सर्ज होती है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में एलएच रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है। तो फॉलिकल रप्चर होना या ओव्यूलेशन होना एलएच की वजह से, एलएच के इन्फ्लुएंस में, यानी एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आपका फॉलिकल रप्चर होता है। अच्छा, अब ये जब आपका ओव्यूलेशन होता है और आपका जो एग रिलीज होता है, एग बढ़ता है, तो इससे ये जो एग मैच्योर हो रहा है, इस एग से आपके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? दैट इज ईस्ट्रोजन। तो इस ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में आपकी एंडोमेट्रियम, जो मैंने बार बार अभी जिक्र किया कि आपका जो तीसरा कॉलम होता है फॉलिकुलोमेट्री की रिपोर्ट में, दैट इज एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो उसकी थिकनेस, आपकी फॉलिकुलोमेट्री की रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट जो कही जाती है कि अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, उसकी थिकनेस रफली 8 to 10 mm के आसपास है, तो दैट इज अ गुड रिपोर्ट कि आपके ओव्यूलेशन के आसपास आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस 8 to 10 mm के आसपास है, तो एक अच्छी उसको थिकनेस मानी जाती है। तो ये जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम की, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होती है। तो जैसे जैसे आपके एग मैच्योर होते हैं आपके फॉलिकल के अंदर, तो उससे ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है, और ये ईस्ट्रोजन आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है। तो ये एंडोमेट्रियम रफली 8 to 10 mm के आसपास होती है, तो हम कहते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट है, यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है और आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी अच्छी है, तो दैट इज अ गुड एंडोमेट्रियम, और एक अच्छा ओव्यूलेशन माना जाता है उसको। तो दोस्तों, ये था आज का फॉलिकुलोमेट्री का एक लेसन, एक फॉलिकुलोमेट्री के बारे में जो मैं बताना चाह रही थी आपको, रफली एक ये चीज़ थी। अच्छा, अब बात करते हैं कि फॉलिकुलोमेट्री के क्या कोई नुकसान हो सकते हैं, यानी फॉलिकुलोमेट्री कराने में आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या आपको कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है, या कोई परेशानी हो सकती है।
तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हो सकती। अगर आप डाउटफुल हो कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, वो सारी मैरिड लेडीज़ जो कि प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने जा रही हैं या प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, कई महीने आपने प्लान कर लिया है, आपके माइंड में ज़रा सा भी डाउट है कि आपको शायद ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने ओव्यूलेशन को कंफर्म करने के लिए भी आप फॉलिकुलोमेट्री करा सकते हो। और प्लीज़ ये याद रखिएगा कि आप अपने फॉलिकुलोमेट्री की रिपोर्ट को, अपने फॉलिकुलोमेट्री के प्रोसेस को तब तक फॉलो कीजिए जब तक कि उस पर ओव्यूलेशन डॉक्यूमेंट नहीं हो जाए। और मैंने अभी आपको ओव्यूलेशन को रीड करने का तरीका बताया है, उस तरीकों को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर आपको पढ़ के बताए। तो उसको रीड करने का तरीका एक बार मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि आपके फॉलिकल की साइज आपने देखा कि बढ़ रही है 18-20 mm के आसपास हो रही है, या 20-22-25 mm के आसपास हो रही है, और फिर आपने नेक्स्ट डे कराया और वो साइज आपको नहीं मिल रही है, या फिर उसमें दिखा दिया कि रप्चर्ड फॉलिकल, और दूसरी तरफ जहाँ पे रिमार्क्स है उधर दिखा दिया कि मिनिमल फ्री फ्लूइड, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। और दूसरी चीज़ आपके एंडोमेट्रियल की थिकनेस, जो एंडोमेट्रियम का कॉलम है, ईटी उसको शॉर्ट में बोलते हैं, एंडोमेट्रियम थिकनेस को कई बार कुछ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, यानी कुछ फॉलिकुलोमेट्री की रिपोर्ट में ईटी के नाम से होता है, ईटी, एंडोमेट्रियम थिकनेस। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस यानी ईटी वाले कॉलम में अगर 7 to 8 mm की आपकी वैल्यू आ रही है, देन दैट इज अ गुड वैल्यू। बट अगर नहीं भी आ रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से मिलो और उनसे सलाह मशवरा करो कि क्या है, क्या करना है आगे, या फिर क्या है। तो अगर आपको अपनी रिपोर्ट नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके उसके बारे में समझ सकते हो। और अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है या मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो आप इंडिया में कहीं पे भी हो या फिर इंडिया के बाहर भी हो तो आप मुझसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं आपको क्लिनिक का नंबर दे रही हूँ, दैट इज 8800740215। वो सारे लोग जो कि इंडिया के अंदर है, मेरे पास बहुत सारे इंटरनेशनल कंसल्टेशंस भी होते हैं, तो वो लोग जो कि इंडिया के बाहर हैं उन सबको +91 उसमें ऐड करना होगा, यानी कि +91 8800740215। तो आप सबको अगर मुझसे कंसल्ट करना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन +91 8800740215. You don't have to call on this number. Please WhatsApp on this number or your name and your age and what you want, whether you want for PCOD or PCOS treatment or infertility treatment or any other gynae problem, then you will get the response. Because due to COVID, we are not doing our OPDs like before. So we are not taking so much calls, but if you're doing WhatsApp, then you will definitely get your reply, and will schedule your video consultation accordingly. So all the patients who are in India, they can also WhatsApp on the same number 8800740215. This is my clinic's number. They can WhatsApp their query and whether they want video consultation, and you will get the reply. If you are interested, you can do that. So please don't call, just message or just WhatsApp on this number if you want online consultation or online video consultation, because I'm doing lots of video consultation online as well as offline, and nowadays definitely not offline. Mostly I'm doing online consultation, online video consultation, nationally as well as internationally. So all of you stay safe, stay healthy, and please protect yourself. Someone has written English please, so that's why I'm replying here in English. Let me quickly explain this folliculometry report in English. So for you, Mr. Karan Julian, Mr. Karan Julian, this folliculometry is done to document the ovulation. So if a lady who is undergoing any fertility treatment, if she is undergoing any fertility treatment, then doctor advises the patient
to undergo folliculometry test. So I was explaining today for folliculometry test. So for this test, you have to this test is done through ultrasound method. You have to go 4 or 5 times for this test, and here your follicle monitoring is done. What is follicle? Follicle is a thin wall structure which carries your egg, which carries the egg of the female, and when this follicle matures and it ruptures, then there is ovulation. So this for to document this ovulation, we do folliculometry. So folliculometry is done to document the ovulation. So today's session was for ovulation, and now let's end this session. I hope कि you got it. अब आगे के टॉपिक के लिए अभी मैंने कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया है, बट डेफिनेटली मैं कोशिश कर रही हूँ. अभी दिल्ली में लॉकडाउन है, 1 वीक के लिए लॉकडाउन है. आई डोंट नो आगे की सिचुएशन क्या रहेगी, लेकिन आप प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें. प्लीज़ मास्क लगाएं और बाहर ना निकलें. कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, और अगर बहुत ज़रूरत है निकलने की तो मास्क ज़रूर लगाएं. सैनिटाइज़र साथ लेकर चलें. अगर कहीं पे टच हो जा रहा है तो प्लीज़ सैनिटाइज करें, और अपने हाथ को अपने फेस पे या अपने आँखों में नहीं लगाएं. तो दोस्तों ध्यान रखिए, अभी के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना से अपनी हिफाजत करना, अपने अपनों की हिफाजत करना, क्योंकि ये कोरोना अभी सिर्फ 60 साल या 70 साल की एज के लोगों को नहीं, बल्कि 20 साल या 30 साल या 40 साल के लोगों को भी बहुत तेज़ी से अफेक्ट कर रहा है. तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें. सो हैव अ नाइस डे. अगली बार के लिए आप मुझे टॉपिक दीजिए. अगर मेरे पास उसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आएंगी तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगी. और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक तीनों से जुड़िए, ताकि मैं आपको आगे बहुत सारे वीडियोस के ज़रिए, बहुत सारे लाइव सेशंस के ज़रिए आपको गायनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती रहूँ. थैंक यू. थैंक्स ऑल. हैव अ नाइस डे.